तो हम लोग बात कर रहे थे वो यूनिट और डायमेंशन की। तो हमने डायमेंशंस का एक एप्लीकेशन देखा था कि जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डेराइव किए जाते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ उनके बीच का रिलेशन डेराइव करना कैसे, डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक, अब ये जो रिलेशन डेराइव करने वाली बात थी इसकी कोई लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है आप कोई भी रिलेशन डेराइव कर सकते हो, कुछ स्पेशल केस में ही रिलेशन डेराइव कर सकते हैं जहाँ पर लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर हो रही है, तो उसमें रिलेशन जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, उसमें ही वो क्वांटिटीज अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, ये नहीं सेम टाइप की हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बस ये लिमिटेशन डिस्कस करना चाहते हैं कि किस प्रकार के रिलेशन डायमेंशन वाले मेथड से डेराइव नहीं किए जा सकते हैं। वो देखिए, जैसे हमसे एक आ गया कि भाई मेरे एक, ये बात पहले लिख देता हूँ कि डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। अरे limitations of method, ठीक है, to find relation between physical quantities। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशन है, उनको हमने डिराइव किया था डायमेंशंस का इस्तेमाल करके। तो उसकी लिमिटेशंस बहुत सिंपल है भाई। एक तो आप ऐसे रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस टाइप की चीज हो। जैसे कोई आपसे कह दे, लिख देता हूँ पहली चीज, कैन नॉट derive relations, ठीक है, in which addition, subtraction is present। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है v बराबर u प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन आपको पता तो है कि हाँ ये होती है, लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूं कि यह, मान लीजिए आपको ये नहीं पता है और आपसे कह दूं कि यार ऐसा है, v डिपेंड्स ऑन u a t, तो कैसे v बराबर u प्लस ए टी। तो क्या आप वो v बराबर u प्लस ए टी डिराइव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशंस? नहीं। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी को डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, एज v बराबर u प्लस ए टी, ये कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप ये रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। अच्छा, और हाँ, और ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं जिनको आप डायमेंशंस का मदद से या डायमेंशंस की सहायता से डिराइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो फिर वही बात आपसे कहती है डेल्टा एक्स डिपेंड्स ऑन यू टी ए। ठीक है, तो एज डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी derived by
डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसे रिलेशन जिसमें प्लस है माइनस कुछ भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप की चीज़ें हैं, उनको आप डिराइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले तो हो सकते हैं, जैसे F बराबर m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंस फाइंड कर सकते हैं। तो तमाम और या जो हमने कितने सारे किए, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर वाले तो हो सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले नहीं हो सकते। क्योंकि आपको अगर ये बताया नहीं, सिर्फ ये कह दिया जाए कि डेल्टा एक्स डिपेंड्स ऑन यू टी ए, तो अब क्या करोगे? क्या डेल्टा एक्स बराबर यू की पावर ए, टी की पावर बी, ए की पावर सी, उससे करोगे? वैसा तो रिलेशन ही नहीं है। तो आप वैसा एज्यूम कैसे कर सकते हैं? क्या ये इस टाइप का रिलेशन है कि डेल्टा एक्स बराबर यू की पावर ए, टी की पावर बी, ए की पावर सी, या यू की पावर एक्स, टी की पावर वाई, ए की पावर जेड? क्या ये इस टाइप का रिलेशन है? नहीं। तो जब ऐसा रिलेशन नहीं है तो आप डिराइव नहीं कर सकते, सही है। तो सिर्फ ऐसे ही रिलेशंस को लेकर वर्किंग हो सकती है जहां पर वो हो, क्या सम क्वांटिटी है ए, कोई बी सी डी पे डिपेंड करती है, तो ए बराबर बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई, डी की पावर जेड, इस टाइप के रिलेशन डिराइव हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे रिलेशंस डिराइव नहीं हो पाएंगे जिनमें एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो उनको लेके जब वर्किंग करते हैं, तो जब आप इक्वेशंस बनाएंगे तो अननोन्स की संख्या ज़्यादा होगी इक्वेशंस के कंपैरिजन, ठीक है। ये देखिए, तो कैन नॉट डिराइव रिलेशंस in which नंबर ऑफ इक्वेशंस जो फॉर्म होंगी, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो फॉर्म होंगी वो अननोन से कम होंगी। मैं एग्जांपल भी लेके बताऊंगा अभी आपको। इन विच नंबर ऑफ इक्वेशंस formed are less than number of unknowns, ठीक है। अननोन से कम होंगी इक्वेशंस, ठीक। अच्छा जी, सही है। और क्या है इसका एग्जाम्पल? जैसे एक आपको रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल की ये साइड है एल, ये साइड है बी, और रेक्टेंगल का एरिया है ए। तो एल और बी ये है लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और ए जो है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझे? ए जो है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपसे कहा गया कि भाई ए डिपेंड्स ऑन एल एंड बी एस ए बराबर एल की पावर एक्स, बी की पावर वाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबको पता है ए बराबर एल इंटू बी होता है, तो एल ए बराबर एल की पावर 1 इंटू बी की पावर। अब आपसे क्या मान लो पावर नहीं पता, तो ये अननोन हो गया एक्स और वाई। इनको सॉल्व करके बता दो, इनके बारे में बता दो कि भाई ये एक्स और वाई क्या क्या होंगे, मुझे पता है 1 और 1 है। क्या आप डायमेंशन वाले मेथड से ये एक्स और वाई निकाल सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान दीजिए, आप अगर ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे एल स्क्वायर, लेंथ एल, बी ये भी लेंथ है एल पावर वाई, तो एल की पावर 2 बराबर एल की पावर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 आ गया। लो इक्वेशन 1 अननोन 2। सॉल्व कर सकते हो? नहीं।
कैन नॉट सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, नहीं, डायमेंशन वाला मामला काम नहीं करेगा, ठीक है, कैन नॉट सॉल्व, क्योंकि इक्वेशन एक है और अननोन दो हैं, सही। तो इस टाइप के और ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं कि जिनको आप डिराइव करने की कोशिश जब करें और डायमेंशन वाला मेथड इस्तेमाल करें तो पता चले कि भाई जो अननोन हैं उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है और इक्वेशन है कम। ये तो एक मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो अब अच्छी बात ये है कि भाई कहीं पर कोई आदमी हमें सवाल देगा तो वो हमें पहले से ही ये सोच समझ के ऐसा ही सवाल देगा यार कि जिसमें हम जो इक्वेशन फॉर्म करें तो उससे हमारा एक्स वाई जेड जो भी पावर्स है वो मिल सकते हैं। दूसरी बात, हमको इस टाइप के रिलेशन डायमेंशन वाले मेथड से डिराइव करने को नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। हमको वही वाले क्या ए बराबर बी की पावर एक्स सी की पावर वाई डी की पावर जेड वैसे वो वाले जो हैं वो डिराइव करने को दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार क्लास को रोक कर और जो चीज़ आपके सामने लिखी है इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर यही डायमेंशंस की। तो उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि डायमेंशंस का एक और इस्तेमाल होता है, वो होता है कि कोई गिवन इक्वेशन जो है उसको चेक करके ये बताना होता है कि भाई ये इक्वेशन सही है या नहीं डायमेंशनली। क्या मतलब, जैसे हमको ये बात बताई जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि भाई अगर कहीं पर बहुत सारे टर्म्स हैं जो ऐड किए गए हैं, सब्ट्रैक्ट किए गए हैं या एक दूसरे के बराबर रखे गए हैं तो सबकी यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। सही बात है, यूनिट सेम होनी चाहिए मतलब सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी हमने बनाई है या हमारे सामने लिखी है जिसमें जितने भी टर्म है जो ऐड सब्ट्रैक्ट या बराबर रखे हैं उन सब की डायमेंशन एक जैसी है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, तो हम कहेंगे हाँ ये इक्वेशन सही हो सकती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसी है कि जिसमें आपने जो टर्म्स देखे जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट या बराबर किया उनके यूनिट्स अलग अलग है यानी डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे भाई ये इक्वेशन सही नहीं है। ठीक, ये देखो आपसे इस टाइप की बात कहेगी कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं v स्क्वायर बराबर, या ऐसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कुछ, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। सही है, किसी इक्वेशन की जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है वो चेक करना, ठीक है। अब हम ऐसे में पहले एक स्टेटमेंट है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सही है, और फिर उसके बाद हम लोग और चीजें देखेंगे। ये देखिए ऐसा करके बात कही गई, a dimensionally correct equation can be correct। जो इक्वेशन डायमेंशनली सही है वो इक्वेशन एक्चुअल में भी सही हो सकती है, कैन का मतलब हो सकती है, और ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली रॉन्ग है,
इनकरेक्ट कह लो, रॉन्ग कह लो भाई, एक ही बात है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हैज टू बी इनकरेक्ट। हैज टू का मतलब होगी ही। जो डायमेंशनली सही है वो सही हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो तो इनकरेक्ट होगा ही होगा। अच्छा, मैंने कभी ऐसा है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो बता दिया जाए तो इसके बारे में हम लोग ऐसे करके बात समझ सकते हैं। डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आज। तो पहले इसकी बात करते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, तमाम जो भी इक्वेशन होती है आप लिखते हैं। सपोज जैसे आपने लिख दिया v बराबर u प्लस ए टी, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? हम कहेंगे यस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया, v बराबर u प्लस ए टी इज ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्यों भाई? आप इसमें जितने भी टर्म है v, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे LT माइनस 1, u उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे LT माइनस 1, और AT उसका डायमेंशनल फार्मूला a का होता है LT माइनस 2 इंटू टी, तो ये आ गया LT माइनस 1। तो जितने भी लोग हैं इसमें v, u, AT, ये तीनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है, सेम डायमेंशनल फार्मूला। क्या है से इनका डायमेंशनल फार्मूला तीनों का? LT माइनस 1। तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, होना भी यही चाहिए जो हमारा प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का, जिसमें कहा जाता है कि जितने भी लोग होंगे ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे या एक दूसरे के बराबर रखे जाएंगे, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यस, ये डायमेंशनल फार्मूले सबके सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। और हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि दिस इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट आल्सो। ये इक्वेशन सही में भी, एक्चुअल में भी सही है। अब हम देखते हैं एक ऐसी इक्वेशन v बराबर u माइनस ए टी या v बराबर u माइनस हाफ ए टी, लो ऐसे लिख दिया किसी ने। अब अगर हम ये और वेरिएंट लिख सकते हैं, कई वेरिएंट लिख सकता हूँ, v बराबर u माइनस ए टी लिख दो, v बराबर u प्लस हाफ ए टी लिख दो, सही है। ये इक्वेशंस अगर देखोगे तो ये इक्वेशन, दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी टर्म होंगे सबकी यूनिट या जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सब सेम आएंगे, LT माइनस 1, LT माइनस 1, LT माइनस 1। बट क्या ये इक्वेशन सही है ना? एक्चुअल में इक्वेशन रॉन्ग है। तो दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट बट दीज आर इनकरेक्ट एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो कैन बी करेक्ट, वो सही हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है सही होने की। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और सही भी है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो है बट एक्चुअली इनकरेक्ट है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी करेक्ट, तो ये चीज अंदर छुपी हुई है ये चीज के अंदर कि ये कैन बी करेक्ट का मतलब ये है कि कैन का मतलब हो सकता है, तो सही हो सकती है, तो इसका मतलब कि गलत भी हो सकती है, क्योंकि हो सकती है, कंफर्म नहीं कहा गया है, हैज टू बी नहीं कहा गया, कैन बी। ठीक, तो हमने ये बात बताया कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअल में सही भी हो सकती है और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअल में इनकरेक्ट भी हो सकती है, सही है। अच्छा, और ये वाली जो चीज है, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हैज टू बी इनकरेक्ट। हाँ, ये तो जनरल सी बात है कि अगर कहीं पर हमने कोई इक्वेशन लिख दी, हमने लिख दिया v बराबर u अपान a, सही है, या v बराबर u इंटू ए लिख दिया किसी ने, ठीक। तो
इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा, LT-1, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो देखिए क्या होगा, ये LT-1 और ये LT-2, तो मिला के हो जाएगा L2T-3। तो ये तो दो चीजें बराबर हैं, तो इनके तो यूनिट सेम होनी चाहिए थी, डायमेंशनल फार्मूले सेम होने चाहिए थे, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले सेम नहीं है। इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो डायमेंशनली रॉन्ग जो भी होगा, इनकरेक्ट कह लो, रॉन्ग कह लो, ठीक है, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा वो तो इनकरेक्ट होगा ही। ऐसी कोई इक्वेशन नहीं हो सकती कि जो डायमेंशनली तो गलत हो और वैसे सही हो, ठीक है। डायमेंशनली रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। डायमेंशनली भी इनकरेक्ट होगी, एक्चुअल भी इनकरेक्ट होगी। तो ये जो है बहुत सिंपल सी बेसिक बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ मिलता है आपको, खूब सब जगह लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो बस इसका मतलब क्लियर कर दिया है, बता दिया है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से और कॉपी में ठीक से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग फिर यही डायमेंशंस के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, और इनको लेकर एक एप्लीकेशन जो है वो डायमेंशंस का एक कहा जाता है, यूज कहा जाता है। तो एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का ही, और वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशंस, ठीक। अब यूनिट्स का कन्वर्जन, अब ये क्या है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, और इसमें डायमेंशन को बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है वो डाल के दिखाया जाता है, वरना यूनिट्स को कन्वर्ट तो आप ऐसे भी कर लेते हो, हमेशा से करते आए हो, ठीक है। तो डायमेंशंस को यूज करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। बट इसे भी बोला जाता है कि हाँ ये भी एक डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, ठीक। तो हमने कहा पहले चलो ऐसे ही बात करते हैं यूनिट से कन्वर्जन की, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब जब तुमने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड लिखा तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आप यहाँ पर जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो क्या ले रहे हैं, मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या ले रहे हो आप यहाँ पर, सेकेंड, सही है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ को हमेशा मीटर में नापा जाए और टाइम को हमेशा सेकंड में नापा जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यार जो लेंथ है उसके लिए आप मीटर नहीं किलोमीटर यूज कर लो, टाइम के लिए सेकंड नहीं आवर यूज कर लो। बिल्कुल प्रैक्टिकली तो आमतौर पर कोई गाड़ी की वेलोसिटी डिस्कस होती है तो यूनिट किलोमीटर पर आवर भी बताई जाती है या डिस्कस करी जाती है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, यहाँ पर चेंज यूनिट ऑफ लेंथ टू किलोमीटर, ठीक है। लेंथ की यूनिट मीटर ये कह लो किलोमीटर, और यूनिट ऑफ टाइम टू आवर, सही है। अब एक बात हमने शुरुआत में पढ़ी थी कि जो यूनिट होती है अगर उसको बदला जाए तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी बदल जाती है। देखो ये 10 क्या है, 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकंड ये क्या है, यूनिट। अगर तुम यूनिट को चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अपने आप बदलेगी। तो बस हमको यही करना है कि भाई यूनिट को चेंज करना है, तो नई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, मीटर पर सेकंड की जगह क्या हो जाएगी यूनिट, किलोमीटर पर आवर। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, 10। बहुत से लोगों को शायद याद भी होगा, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। चलो खैर, तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि भाई ये चेंज हम कैसे करें। बिल्कुल, सबसे पहले
किलोमीटर और मीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, यानी कि 10 की पावर 3 मीटर। सही है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये 10 की पावर 3 इधर नीचे आ जाएगा, 1/10 की पावर 3 यानी 10 की पावर -3। अच्छा, और टाइम 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये इसको आप सीधे लिख दोगे 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड बराबर 1/3600 आवर। अब यहाँ पर वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको ऐसे लिखो 10 मीटर अपान सेकेंड। पर का मतलब क्या होता है? अपान। वो तो अपान ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखने का एक ट्रेंड चलता है, बट होता तो ये m अपान है, मीटर अपान सेकेंड। अब जरा मीटर को हटा के किलोमीटर लाओ, मीटर को हटा के किलोमीटर ले आए, 10 की पावर -3 किलोमीटर, और सेकंड को हटा के आवर लाओ तो 1/3600 आवर। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 36 किलोमीटर अपान आवर, यानी किलोमीटर पर आवर। ये वही तो हुआ है, 10 को 18/5 यानी 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उससे आपकी ये वेलोसिटी आ गई किलोमीटर पर आवर में। देखा आपने, यूनिट चेंज कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। अब ये कहा जाता है कि यार इसको हमको डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, काम वही है, बस कुछ खास नहीं है, बस वो लिखने के लिए वो सिंबल यूज कर लेते हैं जो आपके लेंथ के टाइम के हैं। तो मैंने कहा कैसे, वो देखिए। अब इसी को आप डायमेंशनल फार्मूले का यूज करके कैसे यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं वो देखिए, यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। तो ज्यादा लोगों को ये लगेगा यार ये तो इसमें है क्या, ही बताया ही क्यों गया, ये तो यही चीज तो है, कुछ खास क्या है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, तो हमने कहा ऐसे लिखते हैं कि भाई वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है LT-1। सही, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1। ओके, तो आप क्या करते हो, ये आप लिखते हो N1 और U1 बराबर N2 U2। ये समझे, ये पहला यूनिट और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, बाद में यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, यूनिट की जगह डायमेंशनल फार्मूला L1 T1 की पावर -1, N2 L2 T2 की पावर -1। ओके, N1 हमें पता है 10, और ये हमें मालूम है ये क्या है, मीटर, ये सेकंड, ये किलोमीटर, ये आवर। ठीक, और N2 आपको निकालना है। ठीक है, N1 गिवन है, कितना गिवन है 10, और N2 ये हमको पता करना है। सही है, लिख देता हूँ यहाँ पर, N1 जो है वो है 10, L1 वो है मीटर, T1 वो आपका है सेकंड, उधर N2 हमको निकालना है, L2 का मतलब किलोमीटर और T2 का मतलब आवर। अब यहाँ पर हम N2 को निकालना है तो N2 एक तरफ कर लेते हैं, N2 बराबर N1, इनको ले आइए L1 अपान L2 सॉरी, और T1 अपान T2 की पावर -1। देख लीजिए, अब इसमें रखिए वैल्यू, तो N1 यानी 10, L1 यानी कि मीटर, L2 किलोमीटर, T1 यानी सेकंड, T2 यानी आवर, पावर -1। मीटर अपान किलोमीटर तो ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। ऐसे आवर और सेकंड में, आवर बराबर 3600 सेकंड, तो सेकंड कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 3600, पावर -1, पावर -1 का अंदर 3600 ऊपर चला जाएगा,
तो 10 इंटू 3600 अपान 1000, और यहाँ से आ गया वही जो आपने इधर लिखा था 36 किलोमीटर पर आवर। 36 आ गया कुल मिला के N2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो N2 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आ गई 36। देखा आपने, जो यूनिट है वो अब यहाँ पर क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। तो बस इसको एक सिस्टमैटिकली लिखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी है कुछ नहीं यार। अल्टीमेटली करना तो वही है, किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर लाना और टाइम सेकंड को आवर। काम भी उतना ही करना पड़ता है और कुछ खास ऐसा नहीं है कि कुछ हमें विशेष इसमें मदद मिल रही हो, बट एक पुराना तरीका है जो डायमेंशंस को सिस्टमैटिकली यूज़ किया जाता है यूनिट्स का कन्वर्जन करने के लिए। देख लें एक बार और नोट कर लें कॉपी में। तो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। एक और ऐसी केस देख लेते हैं। हमने कहा भी ऐसा है, हमारे पास किसी जगह पर प्रेशर है और प्रेशर है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा हमने। प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया, प्रेशर फोर्स अपान एरिया, फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसको किलोग्राम मीटर सेकंड उसमें लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये प्रेशर आ गया 50 किलोग्राम मीटर पावर -1 सेकंड पावर -1। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी सेकंड पावर -2। ये देखिए, ये प्रेशर लिख दिया आपने। आप क्या करें भाई मेरे, इसमें यूनिट जो है वो मास की यूनिट क्या दिख रही है, किलोग्राम। लेंथ के लिए यूनिट क्या दिख रही है, मीटर। टाइम के लिए यूनिट क्या दिख रही है, सेकंड। आपसे कहा गया कि भैया इसको चेंज कर दो। ठीक है, क्या करना है, तो चेंज यूनिट ऑफ मास टू किलोग्राम की जगह ग्राम यूज कर लेना, मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज कर लेना, और टाइम में सेकंड की जगह मिनट यूज कर लेना। और कुछ लिख सकते हो, मीटर की जगह मिलीमीटर यूज कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बस यूनिट चेंज करनी और यूनिट चेंज करके नई न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। काम कैसे करोगे, ये देखिए आप इसमें पहले तो ये 50 है तो प्रेशर बराबर 50 किलोग्राम अपान मीटर और सेकंड, ठीक, का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए पहले तो। चलिए अब इनको हटाओ, किलोग्राम की जगह ग्राम लाओ। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, ऐसे। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 50, ये 1000 कट जाएगा, 60 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 3600। यूनिट क्या जाएगी, ग्राम, मिलीमीटर और ग्राम पर, एक सेकंड, मिलीमीटर था ना, हाँ, ग्राम मिलीमीटर की पावर -1 और आवर मिनट की पावर -2। ये देखो, किलोग्राम की जगह ग्राम हो गया, मीटर की जगह मिलीमीटर और सेकंड की जगह मिनट हो गया। ओके, तो यहाँ से आपका प्रेशर आ गया 180 और फिर 000 1,80,000 ग्राम पर mm मिनट स्क्वायर। तो ये आपने प्रेशर जो है उसके लिए लिख लिया। आप चाहते तो वो डायमेंशनल फार्मूले का यूज कर सकते थे कि आप प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते पहले, ठीक है।
कोई प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है mL/t-2, एरिया का L², तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL-1t-2। फिर N1 m1 L1 की पावर -1 T1 की पावर -2 बराबर N2 m2 L2 की पावर -1 T2 की पावर -2। N1 पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। N1 नई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। तो N1 m1/m2 L1/L2 की पावर -1 और T1/T2 की पावर -2। बहुत से लोग यहीं पे इसको प्लट के लिख सकते हैं। N2 बराबर N1 m1/m2, ठीक, और L2/L1 और T2/T1 की पावर 2। अब रखिए वैल्यू, N1 हो गया 50। ये पहले वाले में मास का जो यूनिट है पहले क्या था, किलोग्राम, बाद में क्या हो गया, ग्राम। तो किलोग्राम अपान ग्राम। बाद में यूनिट क्या है, लेंथ की, बाद में लेंथ की यूनिट है मिलीमीटर, और पहले क्या थी, मीटर। और बाद में टाइम की यूनिट क्या है, मिनट, और पहले क्या है, सेकंड। बस 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम अपान ग्राम 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1/1000 आ गया। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से N2 की वैल्यू वही आ गई जो आपने उधर लिखी थी, 1,80,000, ठीक। तो नए सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1,80,000 हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है, कुछ भी खास नहीं है ऐसा। आप लोगों ने ये काम तो हमेशा से किया होता है, बट लेकिन क्या करें, बेसिक चैप्टर है और ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। कोई बहुत मन तो नहीं होता हमारा ये सब बताने का, लेकिन वो क्या करें, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं, ठीक। तो पढ़ाई होता है, सबने पहले से सब इस तरीके से काम करना, कुछ खास नहीं है। फिर भी नोट कर लीजिए एक बार कॉपी में। तो जब हम ये यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं यूनिट्स के, जैसे कि मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। ये तीनों जो यूनिट्स हैं वो एक साथ ही चलती हैं। सारी दुनिया लगभग इसको फॉलो करती है कि अगर कहीं पर मास के लिए आपने किलोग्राम लिया है यूनिट, तो लेंथ के लिए मीटर ही लेते हैं लोग, टाइम के लिए सेकंड ही लेते हैं। इसको MKS सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और ऐसे ही एक दूसरा सिस्टम भी होता है जिसमें बहुत से लोग क्या कहते हैं, मास के लिए ग्राम ले लेते हैं, मास के लिए ग्राम, तो फिर वो लेंथ के लिए सेंटीमीटर लेते हैं, और टाइम के लिए वो लोग भी सेकंड लेते हैं। तो इसको कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये CGS सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, मास के लिए पहले लेंथ, m का मतलब मीटर है, तो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाता है। और दूसरा होता है CGS सिस्टम, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक। अब ये तो मास, लेंथ, टाइम के लिए बता दिया। अब तमाम बार ऐसे होता है कि भाई किसी चीज की वैल्यू दे दी, अब कह दिया इसको MKS सिस्टम से CGS में कन्वर्ट करो या CGS से MKS में कन्वर्ट करो।
तो वहाँ पे फिर हमें बताया नहीं जाता है कि यार मास के लिए यूनिट ये करिए, तो अपने आप अंडरस्टूड होता है फिर तो कि भाई MKS से CGS में बदलिए। ठीक, जैसे किसी ने कहा कि भाई ऐसा है एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी है 50 इन MKS सिस्टम। अब सब लोग समझ गए कि इसमें मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो वैल्यू इन CGS सिस्टम क्या होगा ये बताओ, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी 50 दे रखी है MKS में और CGS में पूछी गई। तो पहले तो हमने कहा यार ऐसा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसकी आप जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिखिए। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा mLT-2। हाँ बिल्कुल सही बात है, सॉरी mL2T-2। ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास m और वेलोसिटी LT-1 का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब हमने कहा ये काम अब तो हो गया, 50 इंटू M1 L1 और T1 बराबर नई वैल्यू, या पूरी चीज लिख देता हूँ, ये N1 N2 करके लिखता हूँ, N1 ये और N2 M2 L2 और T2। यहाँ से N2 की वैल्यू मिल गई N1 इंटू M1 अपान M2 इंटू L1 अपान L2 और T1 अपान T2। वैल्यू रखिए। मास के लिए पहले था किलोग्राम, बाद में हो गया ग्राम। लेंथ के लिए पहले था मीटर, बाद में हो गया सेंटीमीटर। और टाइम के लिए पहले था सेकंड, बाद में भी हो गया सेकंड। सही है। अब क्या हुआ, ये जो है किलोग्राम अपान ग्राम, N1 तो हमको 50 दे रखा है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम अपान ग्राम 1000, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5, ये हो गया 3 पावर 3 और ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 7, तो 5 इंटू 10 की पावर 8। ये नए सिस्टम में CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। देखिए MKS सिस्टम में ऐसे लिख देता हूँ, पहले 50 इंटू 10 की पावर 7 लिख देता हूँ, और विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 8। तो पुराने सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो 50 थी। MKS सिस्टम में, नया सिस्टम CGS सिस्टम, उसमें वैल्यू 5 इंटू 10 पर 8। ये क्या किया है कि भाई ये कहा नहीं कि मास की यूनिट ये से ये कर दो, ये अंडरस्टूड है कि MKS सिस्टम का पहले ये सिस्टम चल रहा था, बाद में ये सिस्टम चलने लगा। ठीक है, तो हमने देखा। अच्छा अब क्या है कि ये जो MKS सिस्टम और CGS सिस्टम है, इसमें जो यूनिट्स होती हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की, उनको हम अलग से कुछ नाम भी देते हैं, जैसे फोर्स। अब इतनी बात सबको पता होती है कि जो मीटर किलोग्राम वाला सिस्टम होता है, इसमें फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन CGS सिस्टम की अगर बात करोगे तो इसमें फोर्स की यूनिट का नाम कुछ और होगा। अच्छा, हम लोग ऐसे ही एनर्जी की बात करते हैं। MKS सिस्टम में एनर्जी के नाम जूल होता है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट कुछ और होगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि भाई हमने जैसे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है फोर्स और दूसरा होता है एनर्जी। इनकी जो यूनिट्स हैं वो MKS सिस्टम में और CGS सिस्टम में उनके बीच में रिलेशन देखा जाता है, याद रखा जाता है, जो डायरेक्ट कन्वर्जन में काम भी आता है। ठीक, ये देखिए हमने कभी ऐसा है, फोर्स के बारे में बात करी जा रही है। फोर्स की यूनिट इज न्यूटन इन MKS सिस्टम, और फोर्स की यूनिट इज डाइन इन CGS सिस्टम। न्यूटन और डाइन में रिलेशन बहुत पॉपुलर है, बहुत से लोगों को तो याद भी होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, बस वो रिलेशन आप यहाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए 1 न्यूटन
बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और 1 डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकंड स्क्वायर। अगर हम 1 न्यूटन अपान 1 डाइन कर दें तो ये वैल्यू यहाँ किलोग्राम अपान ग्राम आएगा, विच विल बी 1000, और मीटर अपान सेंटीमीटर विच विल बी 100। सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो यह आ जाएगा 10 की पावर 5। तो आप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन ऐसे करके याद रखते हो। तो अगर हमसे कहा गया कि भाई फोर्स जो है वो है मान लो 100 न्यूटन, तो ये एमकेएस सिस्टम में कोई कहता है इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो सीधे सीधे 100 इंटू 10 की पावर 5 डाइन कर देंगे। ऐसे ही एनर्जी के लिए होता है। एनर्जी के लिए जो यूनिट है यहाँ पे होती है एमकेएस में जूल, और सीजीएस में जो यूनिट एनर्जी की वो होती है अर्ग, और उसमें रिलेशन 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। बड़ा पॉपुलर है, खूब पढ़ा होता है आप लोगों ने, ठीक है। अगर पढ़ा है पहले स्ट्रीट नहीं पढ़ रहा है पता है तो याद रखिएगा। ये यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई देती है। एनर्जी को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट किया तो 50 से वैल्यू क्या करनी पड़ी, 50 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। ये 10 की पावर 7 वही है जूल और अर्ग जो होते हैं उन रिलेशन। तो इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम वो जूल और अर्ग वाली बात भी लिख लेते हैं। क्लास को रोक लें और लिख लें सही से। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं जूल और अर्ग को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर बताया कि यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम इज जूल, और यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग। जूल और अर्ग रिलेशन के लिए हम पहले ये बात बताते हैं कि जैसे जो एमकेएस सिस्टम होता है उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट वो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जैसे एनर्जी के लिए मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी यानी मीटर अपान सेकंड, तो उसका स्क्वायर ही आ गया। तो ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ये यूनिट हो गई फोर्स की, किसमें, एमकेएस सिस्टम में। तो इसको आप क्या लिख देते हो, न्यूटन नाम दे देते हो, सॉरी फोर्स बोल गया मैं, ये एनर्जी की यूनिट हो गई और इसको आप नाम देते हो जूल, ठीक। ये एनर्जी की बात हुई 1 जूल। ऐसे ही एक अर्ग अगर लिखना है तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, डिवाइड करो 1 जूल अपान 1 अर्ग, समझे। 1 जूल अपान 1 अर्ग, तो ये ध्यान दीजिए ये किलोग्राम अपान ग्राम हो जाएगा 1000, और मीटर अपान सेंटीमीटर हो जाएगा 100, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर कट जाएंगे रेशियो लेने पर, और ये आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 यानी 10 की पावर 7। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो अगर कहीं पर ये कहा गया कि 50 जूल एनर्जी है एमकेएस सिस्टम, तो अर्ग में कन्वर्ट करना, सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो सीधे 50 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा ना भाई। जूल की जगह अर्ग आएगा तो 10 की पावर, जो सवाल हमने किया था 50 जूल बराबर 50 इंटू 10 की पावर 7, उसको सीजीएस सिस्टम कन्वर्ट किया था तो वो यूनिट अर्ग हो जाएगी। और 50 अगर एमकेएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सीजीएस में 50 इंटू 10 की पावर 7, ऐसे हम लोग कह पाएंगे। तो ये छोटी सी बात है, आप लोग इसको जो है वो देख लीजिए। बहुत सिंपल बेसिक बातें थी, कुछ खास ऐसा नहीं था इसमें समझने वाला, बट वो पता तो पड़ता ही है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है उसमें एरर के बारे में पढ़ेंगे। एरर ये बहुत इम्पोर्टेंट और चैप्टर है, थोड़ा कठिन भी है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो टफ होते हैं, जिनमें थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है जिस पे बच्चे और कितना भी कुछ भी पढ़ लें वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्या एरर को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और सवाल करने के जो स्टैंडर्ड सवाल हैं वो तो ठीक है, कुछ सेट तरीके हैं उसके, वो तो ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है।
बट जो भी सवाल थोड़ा सा अलग होता है तो उसमें मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएशन वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं, वो नहीं कर पाते। ठीक है, चलो अगर हम कोशिश करेंगे जितना भी जो है वो समझा जा सके। तो कुल मिलाकर ये चीज़ जितनी आसान थी, एरर उतनी आसान नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा विशेष हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्लास रोक के नोट कर लीजिए।